बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता के कई सारे प्रकार हैं, जिसमें प्राकृतिक स्वतंत्रता है, इसी प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, एक इसका रूप नागरिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय और नैतिक स्वतंत्रता। तो ये 8 प्रकार हैं स्वतंत्रता के। तो हम 1 बाय 1 इनको समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, पहला हमारा प्रकार आता है प्राकृतिक स्वतंत्रता, नेचुरल लिबर्टी। कुछ विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता प्राकृतिक होती है, वह प्रकृति की देन है। प्राकृतिक स्वतंत्रता के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है उस स्वतंत्रता से जो राज्य बनने से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त थी। और होब्स और रूसो जो हमारे सामाजिक समझौतावादी विचारक हुए, उन्होंने स्वतंत्रता का यही अर्थ प्रयुक्त किया है। उनके अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक जीवन व्यतीत करता था और प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का उपभोग करता था। तो स्वतंत्रता के प्राकृतिक रूप का, प्राकृतिक प्रकार का समर्थन करने वाले विचारकों का कहना है कि मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र है और सभ्यता ही बढ़ते हुए बंधनों के लिए उत्तरदायी है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे उस पर बंधन आते गए हैं। तो राज्य की स्थापना के साथ ही मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता जो थी उसका लोप हो गया और समाज और राज्य द्वारा लगाए गए बंधनों में वह जकड़ गया। तो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का एक प्रकार है प्राकृतिक स्वतंत्रता। मित्रों, ये जो प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा है ये दोषपूर्ण है। कैसे कि प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक अवस्था थी, मतलब राजनीतिक अवस्था से पहले की स्थिति थी, तो जिसमें सच्ची स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव ही नहीं था। और दूसरे अर्थों में प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा फिर भी स्वीकार्य है। इसके अंतर्गत क्या है? प्राकृतिक अवस्था से तात्पर्य है कि मनुष्य सदा से स्वतंत्रता का पुजारी रहा है, वह स्वभाव से स्वतंत्रता प्रिय है, उसको स्वतंत्रता पसंद है, स्वतंत्रता स्वाभाविक है और वह राज्य की देन नहीं है। स्वतंत्रता इस अर्थ में प्राकृतिक है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास तथा सामाजिक कल्याण के लिए वह वांछनीय है। और बहुत सारे विचारकों में, जैसे ग्रीन है, लास्की है, इन्होंने इसका प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थन भी किया है। तो स्वतंत्रता का पहला प्रकार है प्राकृतिक स्वतंत्रता है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता प्राकृतिक है, वह प्रकृति की देन है। दूसरा इसका प्रकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अभिप्राय यह है कि मनुष्य को अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके व्यक्तिगत कार्यों पर केवल समाज हित को ध्यान में रखकर ही बंधन लगाया जा सकता है, बाकी उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें एक विचारक है J.S. मिल। उनका विचार था कि व्यक्ति के उन कार्यों पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध उसके स्वयं के जीवन से है, जैसे वेशभूषा यानी पहनावा, खान पान और रहन सहन। तो व्यक्ति क्या खाए, क्या पहने, कैसे रहे, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्तिवादी विचारकों ने भी स्वतंत्रता के इसी रूप का समर्थन किया है और ये प्रतिपादित किया है कि मनुष्य के हित की साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है कि उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनी रहे। तो इस तरह से राज्य जो उसके व्यक्तिगत मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। तीसरा प्रकार आता है नागरिक स्वतंत्रता का। जो स्वतंत्रता मानव को समाज से प्राप्त होती है वह नागरिक स्वतंत्रता अथवा सामाजिक स्वतंत्रता कहलाती है, समाज से जो प्राप्त होती है। एक विचारक में गेटेल, उनके अनुसार नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और उनकी रक्षा करता है। तो इस तरह से नागरिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में जीवन की सुरक्षा, स्वामित्व, कानून के सम्मुख समानता, जीविकोपार्जन तथा विचार अभिव्यक्ति आदि से संबंधित अधिकारों की व्यवस्था आ जाती है। ये सब नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी? जीवन की सुरक्षा, स्वामित्व, हम किसी पर अपनी स्वामित्व रख सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह का, कानून के समक्ष समानता, जीविकोपार्जन, हम अपना जीवन यापन करने के लिए काम धंधा कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, विचार अभिव्यक्ति की हमें स्वतंत्रता है। तो ये सभी क्या है? अधिकारों की व्यवस्थाएं हैं और इन स्वतंत्रताओं को प्राय संविधान में स्थान दिया जाता है ताकि राज्य उनका अतिक्रमण न कर सके। कई देशों में नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण का भार जो है संविधान द्वारा न्यायालयों को सौंपा गया है। कोई भी व्यक्ति नागरिक स्वतंत्रता के उल्लंघन पर, यदि कोई उसको नागरिक स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर रोकता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है।
तो इस तरह से नागरिक स्वतंत्रता। चौथा प्रकार आता है राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य उन अधिकारों से है जिनके द्वारा नागरिकों को अपने देश के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है। देश के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है, जहां नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के अधिकार होते हैं और उनको स्वेच्छा से प्रयोग में लाने का अवसर रहता है। यानी एक व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सके, निर्धारित योग्यताओं को तो मित्रों पूरा करना ही पड़ता है, जैसे उम्र है और इस तरह से, लेकिन उसको अवसर मिलना चाहिए कि वह उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का गठन कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। तो इस तरह से उसको राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। गिलक्राइस्ट जो विचारक है उनके अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र का ही दूसरा नाम है। राजनीतिक स्वतंत्रता वह है जिसमें प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का अधिकार हो, चुनाव में खड़े होने का अधिकार हो, सार्वजनिक पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार हो और शासन की नीति पर रचनात्मक आलोचना करने का अधिकार हो। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता है। पांचवा प्रकार है आर्थिक स्वतंत्रता। मित्रों, आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति की आर्थिक दशा ऐसी होनी चाहिए जिसमें वह स्वाभिमान के साथ बिना किसी कष्ट के अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन का निर्वाह कर सकता हो। आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति की आर्थिक दशा, आर्थिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या वह स्वाभिमान के साथ बिना किसी कष्ट के, तकलीफ के अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन का निर्वाह कर सकता हो। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य उसको प्राप्त हो। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है आर्थिक सुरक्षा। इसका तात्पर्य है कि आर्थिक विषमता को दूर करना। आर्थिक विषमता यानी कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, उसको दूर करना, और ताकि क्या है, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार होना चाहिए। कौन मजदूरी करना का चाहता है, कौन खेती करना चाहता है, कौन व्यवसाय करना चाहता है, कौन नौकरी करना चाहता है, उसकी अपनी इच्छा होनी चाहिए। और प्रत्येक नागरिक अभाव, भूखमरी और बेकारी के भय से मुक्त हो। यानी प्रत्येक नागरिक को रोजगार मिले, वो भूखमरी का शिकार नहीं हो, उसको खाने को भोजन मिले, उसको काम धंधा मिले, बेकारी नहीं हो, बेरोजगारी नहीं हो। तो ये वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता है। लास्की ने लिखा है कि आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक आदमी को इतनी सुरक्षा का अवसर हो कि वह अपने जीविकोपार्जन को क्या है, हमेशा से जीविकोपार्जन कर सके और उसको अवसर मिलना चाहिए। अपने परिवार के लिए आजीविका कमाने का, उपार्जन करने का उसको अवसर मिलना चाहिए और बेरोजगारी और अभाव के भय से उसको मुक्ति मिलनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि यदि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता कोरी कल्पना है। आर्थिक स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है। जब पेट में रोटी होगी तभी व्यक्ति वोट की बात कर सकता है, राजनीति की बात कर सकता है। तो ये थी आर्थिक स्वतंत्रता। छठा बिंदु आता है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से जिसमें वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। यदि लोभ लालच के वशीभूत होकर कोई नैतिक इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है तो उसे नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। तो नैतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि मनुष्य को अपने चरित्र और अपने मस्तिष्क का विकास करने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। मनुष्य की अन्य स्वतंत्रताओं का उद्देश्य सदिच्छा को जागृत करना है और नैतिक भावना के परिष्कार से ही क्या होता है, राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय और अन्य स्वतंत्रताओं के संसार में गारंटी हो सकती है। तो नैतिक स्वतंत्रता, मोरल लिबर्टी भी उसको होनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अपने चरित्र और अपने मस्तिष्क का विकास कर सके। नंबर 7 आता है धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस लिबर्टी। धर्म का संबंध व्यक्ति के अंतःकरण से होता है, मन से। अंदर का जो मन है, अंतःकरण, आत्मा हम कह सकते हैं। किसी व्यक्ति को एक धर्म विशेष के पालन के लिए बाध्य करना, ये एक अधार्मिक कार्य है। यानी व्यक्ति कौन से धर्म का पालन करेगा, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, अर्चना, अरदास, मतलब किस तरह से वो अपना धार्मिक आचरण करता है, ये उसका अपना निर्णय होना चाहिए, अपनी इच्छा होनी चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार वो किसी भी धर्म को स्वीकार करे, उसका पालन करे, पूजा अर्चना करे, उसकी स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए। और राज्य को चाहिए सभी धर्मों को समान समझे, किसी धर्म विशेष के प्रति पक्षपात वो
नहीं करे तो राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता, जहाँ व्यक्ति को अपने अंतःकरण से प्रेरित होकर के धार्मिक आचरण करने की स्वतंत्रता मिलती है। अंतिम प्रकार आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नेशनल लिबर्टी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है स्वराज अथवा स्वाधीनता, अपना राज। इस स्वतंत्रता का संबंध राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत से है, यानी राष्ट्र अपने लिए स्वयं निर्णय करे कि उसे किस देश से दोस्ती करनी है, किससे दुश्मनी करनी है, किससे तटस्थ रहना है, किससे आयात निर्यात करना है, कैसा आयात निर्यात करना है, लेन देन करना है, जो भी है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक राष्ट्र को आत्मनिर्णय का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता जिसका अर्थ है हर राष्ट्र सामूहिक रूप से बाह्य तथा आंतरिक मामलों के प्रबंध में पूर्ण स्वतंत्र हो, यानी आंतरिक शासन व्यवस्था कैसे चलानी है ये राष्ट्र का निर्णय हो, बाहरी संबंध कैसे स्थापित करने ये राष्ट्र का स्वयं का निर्णय हो, बाहरी कोई व्यक्ति या कोई सत्ता उस पर आधिपत्य या नियंत्रण न करे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मूल मंतव्य है कि कोई राष्ट्र अपने जीवन तथा संस्कृति का पूर्ण विकास तब तक नहीं कर सकता जब तक वह स्वतंत्र नहीं हो। तो मित्रों, 15 अगस्त 1947 से पूर्व जो हम स्वतंत्र नहीं थे, तो हम समझ सकते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। एक स्वतंत्र राष्ट्र में हम अपने विचारों अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपना व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं। हमारा देश आत्मनिर्णय का अधिकार रखता है, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी होती है। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता होती है तभी तो हमें राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से स्वतंत्रता के कई प्रकार हैं जिनको हम नाम देते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।